July 11th, 2006, the day the maximum city of Mumbai came to a terrifying standstill. In just 20 minutes of horror, its vulnerability was brutally exposed. The suburban train network, a strategic lifeline that ferries millions of commuters every day, became a target. The incident left 189 people dead and over 800 injured. आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले के 12 दोषियों को बरी कर दिया है। कहा कि सरकार अपना केस साबित नहीं कर पाई। अरे वो मेरे को रास्ता ही नहीं मालूम था, अभी मैंने रास्ता देखा हो। मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे कि मेरे को समझ में आया कि वो नज़दीक है। ठीक है ठीक है, खुदा जी। ओके ओके ओके, चलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मुझे मालूम ही नहीं ना, ये सब मेरे बात का है। उसके से थोड़ा सा तो फिर वो बच्ची थी, उसको समझाई, बोले मम्मा यहाँ पे बन गया। मतलब अच्छा, मेरे को मालूम था, फिर भी मैं यहीं से आया। मतलब नहीं मालूम है कुछ और नई जगह पहुँच जाओ। तो अभी देख लिया मैंने, यहाँ से समझ में आ गया मेरे को। चलिए आइए। यहाँ पर कोई बस्ती नहीं थी, पहले बस्तियाँ थी, ये सब बाद में टूट गई, अभी बनने वाला है। ये सब भी मेरे लिए नया ही है। ये ब्रिज है, ब्रिज था ही नहीं अच्छा। मेरा नाम ज़मीर अहमद लतीफ़ुर रहमान शेख है। फ़िलहाल मेरी उम्र 50 साल की है, मगर जब मुझे पकड़ा गया था उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ और सिर्फ 30-31 के दरमियान थी। 25 को उन्होंने मुझे अरेस्ट किया। 25 जुलाई को बताया कि मैं अरेस्ट हुआ हूँ और 25 जुलाई से 9 अक्टूबर तक मैं उनकी कस्टडी में रहा। 9 अक्टूबर 2006। उस दरमियान में कभी भी उनको मेरा इस केस से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं मिला। उनका अक्सर ये कहना होता था कि भाई आपका कुछ नहीं, हम छोड़ देंगे। और मैं तो बहुत दिनों तो कॉन्फिडेंट था कि भाई जब मैंने किया ही नहीं तो क्यों मेरे साथ ऐसा होगा। लेकिन मुझे ये उम्मीद थी कि भाई मुझे भी छोड़ दिया जाएगा मार मार के। पहले जो ऑफिसर्स वगैरह ने मेरा ब्रेन वॉश करके मेरे को ये समझाने के लिए भाई दूसरों ने तेरे खिलाफ ये बयान दिया है तो ये बयान उनके खिलाफ दे दे। तो उस वक्त मैंने ऑफिसर से ये कहा था कि भाई उन्होंने क्या किया मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ऐसा कैसे कह दूं कि जब उन्होंने ऐसा किया मैंने ऐसा किया। तो इस तरह तो आप उनको भी तो फंसा ही रहे हैं, मुझे भी फंसा रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई मैं बोलने के लिए तैयार नहीं हूँ तो उन्होंने टॉर्चर के थ्रू और दूसरे जराए अपना कर मेरे से दस्तखत लिए। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जबकि उन्होंने मुझ पर मौका लगाया तो मुझे उस वक्त मौका के बारे में कुछ मालूम नहीं था। मौका जब उन्होंने मौका के कन्फेशन के लिए जो मेरे साथ स्ट्रेटजी अपनाई, तब मैं समझ गया कि ये लोग मुझे फंसाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। और टॉर्चर के जरिए जो मुझसे दस्तखत लिए, उस वक्त मुझे समझ में आ गया कि मैं पूरी तरह से इन लोगों ने मुझे फंसा दिया है झूठा इस केस में। मेंटली अगर आप कहेंगे तो मेंटली में वो घर वालों, घर वाली, बच्चों, उनका नाम लेकर धमकियाँ देते थे और बहुत गलीज धमकियाँ मिलती थी। फिजिकल टॉर्चर में पट्टे आम बात थी। ऐसा लगता था कि भाई सुबह शाम का चाय नाश्ता है वैसा चलते रहता था। हाथों पर, पटक्स पर, पैर पर, जहाँ दिल करता था वो मारते भी थे। को मुझे मारा जाता था, दूसरों को दिखाया जाता था, कभी दूसरों को मारा जाता था, हमें दिखाया जाता था। और फिर ये कि भाई उनको कुछ भी नहीं कर सकते, कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि कानून में है कि मैं मेडिकल होना चाहिए। मार रहे हैं सामने और डॉक्टर को बुलाते थे, डॉक्टर फिट का सर्टिफिकेट देता था कि भाई कोई इंजरी नहीं है, कुछ नहीं है, फिट है डॉक्टर, इसने कोई कंप्लेंट नहीं की पुलिस को। सिर्फ ये बताने के लिए कि भाई उनकी पहुंच बहुत दूर तक है, डॉक्टर्स भी उनके अंडर में है
वो हमारे साथ कुछ भी करेंगे तो उनको कुछ नहीं होगा। ब्लास्ट के बाद 3-4 जगह क्राइम ब्रांच लोकल पुलिस में जस्ट यानी कि बुला के खाली नाम एड्रेस आप कहाँ थे उस वक्त, ब्लास्ट के टाइम बस खत्म। आई एम इनोसेंट, मैं बेगुनाह था इसलिए हर जगह जाता था जहाँ भी बुलाते थे क्राइम वाले। इस तरह 14 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक चलते रहा। बुलाते थे लोग, छोड़ देते थे। लेकिन 31 जुलाई को मुझे बुलाया गया नागपाड़ा ATS ऑफिस पे और वहाँ से मुझे VS आलस्कर के ऑफिस में इलीगल रख दिया। 9 सितंबर तक कुल्ला एंटी रॉबरी स्क्वाड में रखा, इलीगल। फिर उसके बाद 9 तारीख से लेकर 29 तारीख तक नागपाड़ा ATS, ये 58 डेज जो है ना इलीगल कस्टडी। मुझे कहीं भी प्रोड्यूस नहीं किया गया, कहीं भी कोर्ट में लाया नहीं गया, बल्कि ये थ्रेट दिया गया घर वालों को कि ब्लास्ट हुआ है, किसी वकील को मत करो, किसी के पास जाओ मत, या किसी बड़े नेता के पास मिलो मत, हम इन्हें 6 दिन में 5 दिन में छोड़ देंगे। ऐसा घर वालों को थ्रेट दे के धमका करके और मुझे भी धमका करके रखा गया। और 29 सितंबर को उस दिन बोला गया था कि छोड़ देंगे आपको। उस वक्त मुझे टॉर्चर किया गया 3rd डिग्री और मार मार के मुझे कोर्ट में पेश किया गया और ये बोला गया कि कोर्ट में कुछ बोलना नहीं है। वहाँ फर्स्ट रिमांड मेरा हुआ। अब मेरे साथ जो टॉर्चर हुआ वो तो पर्सनली है कि नहीं, कंटिन्यू यानी कि जैसे पूरे कपड़े निकाल दिया गया, फिर बेल्ट से मारा गया कंटिन्यू, फिर बैक साइड पे मारा जाता है, इस पे मारा जाता है, फिर इस पे, फिर हाथों पे मारा जाता है, फिर खड़ा करके 24 घंटा कंटिन्यू खड़ा करके उस पर ऊपर से एक पाइप डाला जाता है, खड़ा किया जाओ, पाइप से एक एक बूंद पानी गिरता है जिससे आदमी मेंटल हो सकता है। पानी गिरना सर पे एक एक बूंद बोले तो 24 घंटा। फिर बाद में नीचे मुंडी करके ऊपर पैर एक स्लैब बनाते हैं लकड़ी का और उसके अंदर नाक के अंदर पानी डाला जाता है। बाल्टी का पानी रहता हूँ, नाक का पाइप डाल देता हूँ पानी, उससे भी आदमी मर सकता है। फिर और भी टॉर्चर जैसे कि गैस कुछ लेके आते थे, कोई गैस जहरीली गैस रहती थी प्लास्टिक के अंदर और डायरेक्ट मास्क की तरह पीना देते थे। एक मास्क के अंदर झींगुर, कॉकरोच और कुछ और भी छोटे जहरीले कीड़े ला के पीना दिया जाता था जिससे तुम्हारे को काटेंगे, तुम्हारा स्वेलिंग होएगा, तुम्हारा पीना, इस तरह का टॉर्चर। फिर शॉक, प्राइवेट पार्ट्स में शॉक देना, ये टॉर्चर रहता है कंटिन्यू। 4-4 आदमी इस पर बैठ जाना और फिर बाद में इस पर कंटिन्यू मारना, 50 बेल्ट 100 बेल्ट मारना, आदमी बेहोश हो जाना। मैं बेहोश हो जाता था, छोड़ देते थे कंटिन्यू। फिर उसके बाद दूसरे दिन फिर आके थोड़ा सा सोफ्रामाइसिन वगैरह लगा के बाद में नॉर्मल करके फिर पिटाई। इस तरह कंटिन्यू टॉर्चर। ये टॉर्चर सिर्फ इसलिए कि कन्फेशन स्टेटमेंट में साइन, वो बोलते थे कि तू साइन कर दे, बस हमारी बात मत मान, जो है DCP की बात मान ले। अस्सलाम वालेकुम। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो ये तो पुलिस ने करवाया ना, ATS वालों ने डलवाया। उनकी हालत ख़राब है अभी, सब जगह से थू हो रही है, तो उन लोगों ने डलवाया। अभी कुछ तो करेंगे ना वो लोग भी। इंडिया टुडे नहीं, जितने भी चैनल्स हैं ना भाई, सब इनके फेवर के ही हैं। हाँ, सब इनके फेवर के हैं, सब वो वही दिखाएंगे। इसमें किसी न किसी को एक्यूज बनाया जाना था, हम नहीं बनाए जाते, किसी और का नंबर लगता। मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का था, तो इन लोगों को एक ऐसा शख्स दिखाना था जो ये जानता हो कि जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज है और जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम डाला जा सके कि इसने बॉम्ब के अंदर टाइमर फिट किया था। यही इल्ज़ाम मुझ पर डाला गया। इनको कन्फेशन लेने के लिए MCOC लगाना था, और MCOC लगाने के लिए इनको ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जिनके ऊपर पुराने केसेस हो। मैं उसमें फिट बैठता था। मैं मतलब मेरे पुराने केसेस थे 2, और वो भी कोई बहुत बड़े केस नहीं, 153, जिसमें मतलब ये पंफलेट बांटने का केस था। या उसके बाद में जो दूसरा जो केस, झूठा केस लगा मेरे ऊपर, वो ये था कि मुझे बताया गया कि मैं सिमी का मेंबर हूँ। 2001 में जो बैन लगा, झूठे तौर पर मुझ पे मेंबर बनाकर मुझे जो है ना वो डाल दिया गया इस केस के अंदर। ये सारे केस बाद में एक्टिवेट हो गए,
झूठे केस थे, सारे एक्विट हो गए। लेकिन ये जो वजह बन गए मेरे आगे इस केस में डालने के लिए, असल वजह ये थी इनको सबूत गढ़ने थे, और सबूत गढ़ने के लिए कन्फेशन चाहिए था। कन्फेशन के लिए एमसीओसी लगाना था, और एमसीओसी के लिए पुरानी चार्जशीट चाहिए। तो ऐसे लोगों को इंतखाब किया गया, ऐसे लोग चुने गए, और उसमें हमारा नंबर लग गया। मैं नहीं आता तो मेरे अलावा बहुत सारे लोग थे, कोई भी मुसलमान था, किसी को भी डाल दिया जाता। Makoka, the Maharashtra Control of Organized Crime Act, was passed in 1999 to crack down on organized crime syndicates. But in cases like the 2006 train blast, it gave police sweeping powers far beyond normal criminal law. कि अगर आपने चोरी की या आपने मर्डर किया और आपने उसी आदमी के सामने कन्फेशन किया, तो लॉ कहती है नहीं, हम ये नहीं देखेंगे, क्योंकि जाहिर से बात है कि आपके ऊपर प्रेशर हो सकता था, दबाव हो सकता था। लेकिन आपने अगर एमसीओसी ए क्राइम किया, आप टेरर की बात छोड़ दो, एमसीओसी इज नॉट ओनली फॉर टेरर ऑफेंसेस, उसमें ऑर्गेनाइज क्राइम भी आती है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस भी आती है, पर आपने बस एक अलग तरीके का ऑफेंस किया और फिर आप सेम आदमी के सामने जाके कन्फेस करते हो और अचानक वो एडमिसिबल हो जाता है। ये मतलब दिखती है, जाहिर है कि इतनी आर्बिट्ररी चीज़ है। For decades, India has relied on a series of strict anti-terrorism laws to combat threats to national security. But for a significant part of the population, these laws have created a parallel, often unjust system of justice. Human rights lawyer Yug Chaudhary argues that these acts, crafted with extraordinary powers, have been used in ways that disproportionately target India's Muslim community. देखो, टाडा एक ये एंटी टेरर लेजिस्लेशन जो है इंडिया में, इसकी बहुत बहुत ख़राब एक्सपीरियंस हुआ है। हिस्ट्री बताता है कि इसको बहुत अब्यूज़ किया गया, नाजायज़ तरीके से लोगों पे डाला गया। टाडा जैसे कानून को 2 बार को रिपील करना पड़ा, उसके बाद पोटा आया, पोटा को रिपील करना पड़ा। टाडा का कन्विक्शन रेट करीब 2% था। सबसे ज़्यादा टाडा केसेस तो गुजरात में है, और वहाँ ज़्यादा मुसलमानों के खिलाफ डाला गया। ये सारे केसेस जो गुजरात के थे ज़्यादातर मुसलमानों के खिलाफ थे, मगर मुसलमान तब गुजरात में टेररिज्म का कोई मसला ही नहीं था। तो टेरर लेजिस्लेशन देश में बहुत बहुत ज़्यादा मिसयूज किया गया, अब्यूज़ किया गया है। देखिए, एमसीओसी जो है ना, वो कानून बना है गैंगस्टर्स के लिए, ये टेररिज्म के लिए या इस तरह के केसेस के लिए नहीं बना। टेररिज्म के लिए, ये सब के लिए कानून दूसरा बना है, यूएपीए जिसको कहते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये कानून हम पर लगाया गया, लेकिन इसके अलावा एमसीओसी लगाने की सिर्फ वजह ये थी कि हमसे कन्फेशन लिया जाए। यूएपीए के अंदर कन्फेशन की कोई वो प्रोविजन नहीं है, और अगर ये करते कि 164 के हिसाब से मजिस्ट्रेट के सामने हमें पेश किया जाता, तो इनको डर था कि हम मजिस्ट्रेट को सच सच बता देते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है, और फिर कन्फेशन नहीं लेते हमसे। तो मुझे स्टार्टिंग में एक केस में डालने वाले नहीं थे। मुझे लेके आने का मकसद ये था कि फैसल भाई से प्रेशर करके उनसे कन्फेस करवाया जाए, फैसल भाई के ऊपर प्रेशर डाला जाए, ताकि छोटे भाई को लेके आ गए तो बड़े के ऊपर थोड़ा प्रेशर आ जाएगा, वो जो बोलेंगे वो बोलेगा, हमारी मर्जी का बोलेगा। 22 जुलाई को जब ये लोग मेरे कंपनी में पहुँचे, मैं तो जॉब पे ही था, ऑन जॉब था, ऑन ड्यूटी था। मुझे कंपनी में बाकायदा पता चला, रिसेप्शन पे कुछ ऑफिसर्स मुझसे मिलने आए, मैं नीचे उतरा, उनसे मिला तो वो लोग बोले कि हमारे साथ तुमको बॉम्बे चलना पड़ेगा, और उन लोग ने बताया नहीं किस लिए चलना पड़ेगा। तो मुझे बोले बॉम्बे चलना पड़ेगा, आपको यही पूछताछ करना है। तो मैंने उनसे पूछा किस बारे में, तो बोले ये हमारे आला अफसरान को ही मालूम है कि किस बारे में। तो मैं बोला ठीक है चलिए। तो उन लोग ने वहाँ से सीधा मुझे एयरपोर्ट लेके गए, मुझे आइडिया नहीं था कि ये लोग मुझे ऐसा, वहाँ से एयरपोर्ट लेके गए, एयरपोर्ट पे किंगफिशर एयरलाइन में बिठा के सीधा मुझे बॉम्बे लेके आ गए। यानी समझ लीजिए सुबह 9 बजे मुझे ये लोग बैंगलोर में मिले हैं, सुबह 9 बजे, और 11 साढ़े 11 बजे तक मैं यहाँ पे
मीरा बोरवलकर के सामने खड़ा था। कुछ कलीग्स थे जिन लोगों ने अपना स्टेटमेंट चेंज नहीं किए, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी मेरा सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड थी। एक वो MNC थी, यानी मल्टीनेशनल कंपनी थी, तो उसमें सारी चीज़ें हमारी होती, फिंगर होता है, हमारा एक्सेस कार्ड का एंट्री होता है, मेरा साइन होता है, कैमरा में मैं हूँ वहाँ पे। तो उन लोगों ने कहा कि हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि आपने इसको यहाँ से नहीं लेके गए। वो ये लोग चाहते थे कि वो लोग डिनाई कर दे, और मुझे बॉम्बे से अरेस्ट बताए ये लोग, और बताए भी इन लोगों ने मुझे बॉम्बे से अरेस्ट बताए। वो तो मेरी बैंगलोर में जब के स्टेटमेंट्स वगैरह जब मैंने सामने रखा हो ना, तो जज साहब को पता चला कि इसे बैंगलोर से उठाया गया। But the brutality of the interrogation room was just the beginning. Outside, another trial was unfolding, one waged in the newsrooms and on television screens. टॉर्चर की वजह से अभी मेरा स्कैपुला है, कंटिन्यू मारा गया इस पे, ये निकल गया है, आवाज़ आती है, ये बाद में हम दिखाएंगे। तो इसकी रिपोर्ट भी मैंने पेश की, एग्जिबिट 304 MRI रिपोर्ट। लोकल कोर्ट जो था सेशन, उसने नहीं माना, उसको बाकायदा बताया मैंने, उतार के सट भी बताया कि मुझे मारा गया और मार के ये स्टेटमेंट लिया गया है, कबूली बयान। और एक CD भी मेरी बनाई गई जो स्टार न्यूज़ पे उस वक्त रिलीज हुई थी 2006 में, जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ब्लास्ट किया। वो गन पॉइंट पे बनाई गई थी, टॉर्चर देके गन पॉइंट पे बनाई गई है ये चीज। जब अगर मीडिया ही खुद बायास हो जाएगा या एक मेजोरिटी की तरफदारी करने लगेगा, तो कहां से मतलब वो डेमोक्रेसी और ये सारी चीजें बाकी रहेंगी? ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे तो पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन तो पूरा मीडिया ने ही करी है। मीडिया ने तो वो बातें बताई हमारे बारे में जो पुलिस वालों ने भी इल्जाम नहीं लगाए हम पे। तो हम लोग में से अगर कोई अरेस्ट भी हुआ तो कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि हमारे इधर सब चीजें ऐसा है कि अरेस्ट होने के बाद पुलिस की कही हुई हर बात को सच मान लिया जाता है पहले ही। कोर्ट की जरूरत नहीं है हमारे इधर। लोगों में एक आम चीज है कि बस पुलिस ने अरेस्ट किए तो कुछ ना कुछ मामला गलत ही होगा इसका। For years, the state's case rested on a single piece of evidence, the confessions of the accused. In its final verdict, the Bombay High Court termed the torture used to obtain those confessions as barbaric and inhuman. It declared the confessions to be unreliable and inadmissible, effectively invalidating the prosecution's entire case and exposing the dark side of the investigation. देखिए, हमने तो कभी सोचा नहीं था कि इतने बड़े केस में हमको और इतने झूठे केस में हमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन जब उन लोगों ने गिरफ्तार किया तो ATS के ऑफिसर ने हमसे ये बात कही थी कि कल के न्यूज़पेपर में हेडलाइन लगेगी कि एक मामूली स्कूल टीचर बॉम्ब ब्लास्ट केस में गिरफ्तार। तो हम तुमको इस केस में गिरफ्तार करने जा रहे हैं। कोई सबूत नहीं था, कोई शवाहिद नहीं थे, उसके बावजूद भी तो जाहिर सी बात है एक मामूली टीचर अगर किसी बड़े केस में, बम ब्लास्ट के केस में गिरफ्तार हो तो उसको बहुत बड़ा झटका लगता है। वो परेशान हो जाएगा, उसको मायूसी होगी, उसकी नौकरी चले जाएगी, उसकी फैमिली परेशान होगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ हुई है और हमारे 12 लोगों के साथ भी हुई है। एक कमरे में ले गए और वो कमरा फुल AC कमरा था, उन्होंने बंद कर दिया। वहाँ पे ना कोई चादर थी, ना कोई चटाई थी, कोई बैठने की मुनासिब जगह नहीं थी इन्हें। और वहाँ की जो फ्लोरिंग थी वो भी एकदम ठंडी थी। तो AC फुल होने के नतीजे में बर्फ़ की लादियाँ वहाँ पे रखी हुई थी चारों तरफ। तो आदमी जो है थोड़ी देर में कांपना शुरू हो जाता है और वो चाहता है कि उसको कपड़े मिले, वो चाहता है कि उसको चादर मिले, लेकिन उसको जो है दिया नहीं जाता। वो बिल्कुल ठंड से मरने की कैफियत उसकी हो जाती है। फिर वो वहाँ से निकाल के मुझे ले गए एक ऐसे कमरे में जो बिल्कुल डार्क है, अंधेरा है बिल्कुल, वो चारों तरफ से बंद है, और उन्होंने वहाँ रख दिया। और कोई आवाज़ नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई आदम और आदमजाद नहीं, जिसके नतीजे में आदमी को हाथ पर हाथ उसका दिखाई नहीं देता। उसको लगता है कि मैं ज़िंदा हूँ, क्या मैं कब्र में पहुँच गया हूँ, मेरी आँखों में रोशनी है या मेरी रोशनी जा चुकी है।
और अच्छा वो जो है ना एयर टाइट रूम्स होते हैं, आप चीखिए चिल्लाइए लेकिन आपकी आवाज़ जो है उस रूम से, उस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। अपने बच्चे खिजार आ जाओ। अरे तुम लोग स्कूल गए थे आज? हाँ तो अशु कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये स्कूल से आए बच्चे जाओ बेटा अंदर। Wahid Sheikh is one of the first persons to be acquitted by Makoka Court in 2015. In his book, Beguna Qaidi, he details the extent of the brutality and exposes how confessions have traditionally been extracted. Wahid now fights for others still in jail. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल यानी बेगुनाह कैदी चैनल में आपका इस्तकबाल। मैं ये समझता हूँ जो फिज़िकल टॉर्चर है इंसान कभी कभी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब फैमिली पर जब इस तरह के टॉर्चर के मामलात होते हैं तो इंसान बर्दाश्त नहीं करता और जो कुछ ATS वाले चाहते हैं वो करने के लिए आमादा हो जाता है और वो साइन कर देता है। इसलिए आप देखिए 13 में से 11 लोगों ने इस केस में कन्फेशनल स्टेटमेंट पर साइन कर ली, जो कि टॉर्चर का ही नतीजा है। देखिए एक रिवायत तो ये है कि जो भी केसेस जमीयत लड़ रही है, ख़ास तौर से हमारा या दीगर लोगों का, और उस केस के अंदर जो लोग भी बेल पर रिहा होकर आते हैं या बाइज़्ज़त बरी होकर आते हैं, तो पहली रिवायत ये है कि वो जेल से छूटकर अपने घर नहीं जाते, जमीयत के ऑफिस जाते। तो मैंने भी इस रिवायत को पालन किया है और मैं जब अत्थर रोड जेल से छूटा हूँ तो सबसे पहले मैं जमीयत के ऑफिस गया। कैदी है 1993 केस के, तो उनका मुझे फ़ोन आया था 2 दिन पहले। उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बेल पर रिहा कर दिया। अच्छा, वो शायर है। अच्छा, उनका नाम है पूरा रियाज सिद्दीकी। हाँ, और वो इस वक्त बम्बई में मलाड़ में रहते। अच्छा तो जो उन्होंने जेल में रहकर गज़लें और नज़में लिखी है जी, उसको वो किताबी शक्ल में लाना चाहते। ज़रूर इंशाअल्लाह मैं शरीक होगा और जो कुछ हो सकेगा जमीयत उलमा की तरफ से जी बिल्कुल उसका ताउन। अब सवाल ये खड़ा ही होता है कि भाई जब ये बाइज्जत बरी हो गए तो धमाके तो आज खुद हुए नहीं, कोई है उसके पीछे, वो कौन है? ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो एजेंसियों को लगाए और तहकीक हो और असल मुजरिमों को गिरफ्तार करके उनको करार वाकई सजा दी जाए। कि जो इस केस के विक्टिम थे उनको भी इंसाफ नहीं मिला है, तो आप ये इस चीज की कोशिश करो कि जो विक्टिम्स है उनको भी इंसाफ मिले और हम जो विक्टिम्स है हमको भी इंसाफ मिले, और ये ऐसे ऑफिसर्स के ऊपर बाकायदा एक्शन लेना चाहिए। पुलिस अच्छी तरह से जानती थी कि ये लोग निर्दोष हैं, इसके बावजूद भी वो लोग लगातार इन्हीं लोगों को प्रोसिक्यूट करते रहे। ये दिखाता है कि ये विलफुली फॉल्स इम्प्लीकेशन हुआ है, विलफुल फॉल्स प्रोसिक्यूशन हुआ है, मलिशियस प्रोसिक्यूशन हुआ है। ये जानबूझ के और पूरा जानने के बावजूद ये किया है उन्होंने। उनकी इंक्वायरी होना चाहिए, तमाम लोगों की, गवर्नमेंट उनसे पूछना चाहिए सवाल। हम तो अभी फाइट करेंगे सुप्रीम कोर्ट में ना, हमारी तो अब लड़ाई सुप्रीम तक है, लेकिन गवर्नमेंट को उनको पूछना चाहिए, एजेंसी को, जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट को पूछना चाहिए कि भाई ये जो ऑफिसर थे तमाम के तमाम, ATS चीफ और उसके बाद DCP जो है, इसमें और भी इन्वेस्टिगेशन और IO जो है, तमाम के तमाम लोगों के सवाल उठता है ना। ये जो असली लोग जिन्होंने किया है उनको ढूंढना बहुत जरूरी है, मगर जब तक आप अपनी गलती कबूल नहीं करेंगे आप असली लोगों के पीछे भी नहीं जा सकते। कैसे जाओगे आप? इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे असली लोगों के खिलाफ जब तक आप कबूल नहीं करोगे कि आपने गलत लोगों को फंसाया है? छूटने के लिए भी मदद किसने किया है? कि NGO है जमीयत उलमा हिंद, जिन्होंने इतना कोशिश करके हमको लाया। तो आप क्या समझते हो ये वकीलों की फीस आप देने के लायक बचोगे अंदर जाने के बाद? नहीं भाई, जो वकील सही से लड़ नहीं सकते ना, वो लोग भी ऐसी फीस मांगते कि आप नहीं दे सकोगे। तो जो अच्छा वकील लड़ सकता है ना, तो वो तो आपसे, आपके इमेजिनेशन से बाहर होता है कि क्या फीस मांगेगा।
अगर समझ लो जमीयत का सपोर्ट नहीं होता ये केस लड़ना हमारे बस की बात नहीं थी। तो कम से कम एक चीज़ की खुशी ये होती है कि कम से कम ऐसे लोग हमारे उम्मत में आज भी है जो इस चीज़ का एहसास रखते हैं और हमको अकेला नहीं छोड़े उन लोगों ने। बम्बई की उसने हमसे कहा, ये बहुत पहले की बात है, मेरे ख्याल में 15-20 साल हो गए होंगे। मुझसे गुलजार साहब मरहूम ने कहा कि जो कानून बना हुआ है ये मरकज़ का कानून है, लेकिन सूबे की गवर्नमेंट इस केस में मुलजिम बना रही है मुसलमानों को, हालांकि इसको हक नहीं है। मैंने उनसे कहा कि मुकदमा लड़िए। उन्होंने कहा पैसा नहीं है। मैंने उस ज़माने में एक साहब थे जिनके पास गवर्नमेंट जमीयत उलमा की कुछ रकम थी। मैंने उनसे कहा कि आप इनको 4 लाख रुपए दे दिए। उन्होंने उनको 4 लाख रुपए दे दिए। फिर मैंने गुलजार साहब से ये कहा कि अब आप जो गवर्नमेंट जो बम्बई के अंदर दौलतमंद लोग हैं, आप उनको बुलाइए, उनसे बातचीत कीजिए, उनसे ये कहिए कि हम इस सिलसिले के अंदर आपको बुला रहे हैं। उन्होंने बुलाया, लेकिन लोग सहमे हुए थे। जो दौलतमंद लोग थे वो बहुत कम आए, लेकिन उसका असर हुआ और एक अच्छी खासी ऐसी रकम जिससे वो मुकदमात को लड़ सकते थे उन्होंने लड़ा। वहीं से बात शुरू हो गई। यही इनका तरीका है, यानी ये जब चाहे जब हमको उठा सकते हैं, जब चाहे जब हमें यानी अरेस्ट कर सकते हैं कोई भी केस में, जब चाहे जब हमें इनकाउंटर कर सकते हैं कोई भी केस में, और हम पे बस टैग लगा दिया जाता है। बाद में इन्वेस्टिगेट कौन करता है? आज भी मेरे साथ बहुत सारे लोग मिलना नहीं चाहते, बात करना नहीं चाहते, मेरा फ़ोन नंबर सेव करना नहीं चाहते, उनका फ़ोन नंबर मुझे सेव करने नहीं दिया जाता। तो वो सिर्फ डर की वजह से कि अगर इनके कांटेक्ट में रहेंगे तो पुलिस वाले उनको भी परेशान कर सकते हैं, उनको भी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, इसलिए वो दूर रहते। वरना कोई किसी को हमारे केस को लेकर के कोई शक नहीं है कि ये टेररिस्ट है या इस केस में इन्वॉल्व थे, बल्कि सबको यकीन है कि ये सब बेगुनाह थे जो फंसाए गए थे। Abdul Wahid Sheikh now seeks compensation of rupees 9 crore from the state for wasting the 9 years of his life in jail. For others, this stain of being called a terrorist will never fade, and no amount of compensation will bring back the 19 years that they spent in prison. देखिए, हमारा नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। मेरी बच्ची जो है वो 1 साल की थी जब मुझे अरेस्ट किया गया था, और मेरा लड़का 5 साल का था। जो महरूमियाँ उन्होंने 19 साल तक गुजारी कि बेटी तरसती रही कि बाप मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाएगा। लड़के को एहसास हुआ कि भाई जो बाप मुझे स्कूल छोड़ने जाता था अब वो नहीं है। और ये 1 और 2 दिन नहीं हुआ, एक लंबे अरसे तक ये चीज़ चली। तो भाई किस चीज़ का कंपनसेशन देंगे वो, और क्या कंपनसेशन देंगे? क्या दुनिया की सारी दौलत मिलकर उस एक लम्हे को कि भाई मेरी बेटी को मैं गोद में उठा सकूं, क्या वो लौटा सकते हैं? क्या मेरी बेटी को छोटा कर सकते हैं ताकि मैं उसको फिर से दोबारा अपनी गोद में उठाऊं, उसको चलना सिखाऊं? नहीं हो सकता ना। जो मेरे 19 साल ज़ाये हुए हैं मेरी फैमिली के, वो किसी तौर पे भी कॉम्पनसेट नहीं किए जा सकते। वो कोई लौटा नहीं सकता उसको। 5 मिनट के लिए मुझे बुलाया गया था और 19 साल बाद रिहा किया गया। तो ये मुझे सज़ा मिली है पुलिस पर भरोसा करने की और पुलिस के साथ पूरा कोऑपरेट करने की। जब भी उन्होंने बुलाया मैं चला गया और मेरे साथ में ये हश्र हुआ मेरे साथ। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि पुलिस किस हद तक जा सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपको अगर पुलिस ने बहुत मोहब्बत से और प्यार से बुलाई भी कि आप आओ हमको बात करना है आपसे, बिल्कुल भरोसा मत करिए। आप लोग पहली फुर्सत में जुडिशरी का सहारा लीजिए, जजेस को कंप्लेन करिए, इनकी हायर अथॉरिटीज को कंप्लेन करिए, कंप्लेन को रिकॉर्ड पे लाइए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए।
हर किसी को ये चीज जानना चाहिए, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है कि कल को किसको उठा के ये लोग है ना क्या ऐसे केसेस के अंदर फंसा देंगे। खास तौर पे ऐसे लोग जो समझ लो कभी किसी चीज के लिए आवाज उठा चुके और पुलिस की नजरों में आ चुके, तो ऐसे लोगों को तो पहले ये चीज समझना चाहिए कि भाई पुलिस के ऊपर आप जरा भी भरोसा मत करिए, ये कब आपको टेररिज्म के केस में फंसा देंगे आप कुछ बोल नहीं सकते। For years, society, the media, and the police called them terrorists. But the question lingers: who really killed the 189 people that night? And who will answer for the years stolen from the lives of these men? जमीयत उलमा का तो ये कहना है कि हर जुल्म के खिलाफ हम आवाज़ बने, किसी मुसलमान के साथ हो, किसी गैर मुस्लिम के साथ हो, हम तो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं।